हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा साइंस का क्लास नंबर 2 होने वाला है और पहले क्लास में आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं। कि मैं देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूं। तो आपको मैं कंप्लीट साइंस यहां से पढ़ाने वाला हूं। दूसरी वीडियो भी आप अच्छे से वॉच करिएगा। और आपने जितने भी लोग वहां पर जुड़े हैं उन सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया है। पूरी की पूरी वीडियो भी वॉच की है आप लोगों ने। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो प्यार अपनी ईमानदारी से ज्ञान जीएस के साथ में आप लोग जो निभा रहे हैं और जो आपको आगे तक लेके जाएगा, लास्ट टाइम तक आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलेगी। मैंने आपके लिए क्लास नोट्स भी बताए हैं कि आपको क्लास नोट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, आपको क्लास नोट्स प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपका दिख रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लास नोट्स भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने हमें बताया है कि हम बिल्कुल साइंस पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही सर आप कंटिन्यू रखिएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल आपके लिए कंटिन्यू सीरीज रहने वाली है। कम से कम हम 15 वीडियो में 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के। तो 300 से ज़्यादा ही प्रश्न आपके लिए साइंस के हम करेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ हैं। ठीक है, साथ जो होगा वही एक दूसरे के अकॉर्डिंग बात कराएगा। वही आपके लिए भी बेहतरीन होगा, वही हमारे लिए भी बेहतरीन होगा। कल मैंने आपको सब समझाया था साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, क्यों और कैसे की जानकारी अगर हमको हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ठीक है, तो क्यों और कैसे साइंस किस पे निर्भर करता है? तो साइंस निर्भर करता है क्यों और कैसे पर। एक तो बनता है क्यों और कैसे। समुद्र में तैरना आसान है, क्यों? नहर में तैरना कठिन है, क्यों? समुद्र का पानी खारा है, क्यों? पंखा बिजली से चलता है, क्यों? ट्यूबलाइट किससे बनी है? वायुयान आसमान में उड़ते हैं, क्यों? आकाश का रंग आसमानी क्यों है? आकाश का रंग नीला क्यों है? आकाश को अंतरिक्ष में खड़े होकर देखेंगे तो काला क्यों दिखेगा? मृच्छका कैसे बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? इन सभी बातों को अगर हम देखें डीप माहौल में, अगर हम देखें तो पहली क्लास को मैंने वो आपको डीप माहौल में पढ़ाया है। ठीक है, आपका एक कमेंट ये भी आया था कि सर ऐसा मुझे आज तक समझ में नहीं आया साइंस को। तो भाई मैं ये कहूँगा पढ़ाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, है ना। पढ़ाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको साइंस समझ में ना आया हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सही मैंने पढ़ाया, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जितना एक्सपीरियंस था सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अच्छे से याद करिएगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्लासें हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 15 से 16 वीडियो में कंप्लीट साइंस को हम पढ़ा देंगे। ठीक है, और यही साइंस आपको आगे तक लेके जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी आज भी ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं कि जो बायोलॉजी होती है उसका जनक किसे कहते हैं। तो उसका जनक हम किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक की बात करेंगे, किसे कहते हैं? एंटोनी लेवेजियर को जनक कहते हैं। ठीक है, लेवेजियर को जनक कहते हैं। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहते हैं, गैलीलियो को कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। कई सारे लोगों को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। साइंस की परिभाषा होती है टू नो, यानी कि जानना। साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, और टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो जानना जो होता है वो क्या होता है? टू नो। ठीक है, टू नो का मतलब होता है आपका जानना। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मान लीजिएगा ये जो कलम है ये आपका 100% है। ओके, ये क्या है? 100% है। अगर इसमें का कोई एक पार्ट हटा दिया जाए, अगर इसमें से ए पार्ट हटा दिया जाए, ये देखिएगा ए पार्ट इसका अलग हो गया, फिर ये कलम कितना बचा है? ठीक है, तो आप बताएंगे कलम कम हो गया, लेकिन नहीं, ये अपने में आज भी क्या है? 100% है। अगर इसका नीचे का पार्ट भी हटा दिया जाए तो हम कहेंगे फिर भी ये अपने में क्या है? अपने में 100% है। कोई भी चीज अपने में क्या होती है? 100% होती है। ये याद रखिएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उस वो अभी खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं तो क्या है? 100% हूँ। लेकिन मान लीजिएगा मेरा एक हाथ नहीं है,
फिर भी मैं क्या अपने में एक 100% है, मेरी एक टांग नहीं है, फिर भी अपने में क्या एक 100% है। यानी कि जो व्यक्ति प्रकृति में होती है, जो व्यक्ति मौजूद स्थिति में होती है, वह उसका क्या होता है, वह उसका 100% होता है। और 100% ही हमको बताता है क्यों और कैसे की जानकारी हमको होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन अगर किताबी भाषा की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित चीजों को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कल भी हमने ब्रीफ में पढ़ा था, आज भी हमने कुछ समझा, कल भी हम कुछ नया पॉइंट सीखेंगे। उससे पहले चलिए आज की चर्चा हमारी यहाँ से, ठीक है। कल की चर्चा में हमने पीएच वैल्यू को डिस्कस करा था, तो आज की चर्चा में भी हम पीएच वैल्यू को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन की बात की जा रही है। यानी क्षारीय विलयन का जलीय विलयन लाल लिम्टेस को कर देता है। तो लाल लिम्टेस को कैसा कर देता है, आपने कई बार देखा होगा कि लाल लिटमस, एक तो आपका लाल लिटमस होता है और एक कैसा होता है, नीला लिटमस होता है। कैसा होता है, नीला। यानी कि दो लिटमस की बात होती है। तो लिटमस पेपर होता है, एक होता है लाल और एक होता है नीला। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि जो क्षारीय लवण होता है का जलीय विलयन लाल लिटमस को कैसा कर देता है, तो लाल करेगा, नीला करेगा। तो देखिएगा जैसे होता है अम्ल, अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण होता है, अम्लीय पॉइंट नंबर 1। फिर होता है उदासीन भी होता है, क्षारीय भी होता है, ठीक है। फिर कैसा होता है हमारा उदासीन, कैसा होता है उदासीन। जो 3 लवण हमारे होते हैं, एक तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और उदासीन होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और उदासीन होता है। तो अम्लीय क्या करता है, अम्लीय जो करता है वो नीले लिटमस को, है ना, आप भी लिख लीजिएगा, नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, राइट। तो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षारीय की अगर बात करेंगे, क्षारीय क्या करेगा, लाल को, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और इस पर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदासीन का मतलब है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया और आपका उदासीन हो गया, ठीक है। ये जो 4 हैं आपके 3 हैं, तो क्या करता है, प्रश्न है कि क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। यानी कि आंसर क्या होगा, नीला। लाल और नीले पे ही कॉन्सेप्ट निर्भर है। तो ये लिटमस जो आता है कैसे, तो किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपकी पीएच वैल्यू पर। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू की बात करेंगे, पीएच वैल्यू जो होती है हमारी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता होती है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है आपके प्लस में। तो पीएच वैल्यू की जो खोज करी थी, किसने करी थी, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच वैल्यू की खोज करी थी। जैसे अगर मैं बात करूं, अम्लीय की बात करेंगे कि अम्लीय कितना होता है पीएच वैल्यू, तो अम्लीय होता है, उसके बाद उदासीन होता है और आपका क्षारीय होता है, जिसमें उदासीन आपके बराबर होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। उदासीन आपका बराबर होता है, इक्वल 7 होता है। ये 7 से कम होते हैं जो अम्लीय होते हैं, और जो 7 से अधिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, तो उसके लिए आज का प्रश्न मैंने आपको उसी बेस पर बताया है कि जो क्षारीय लवण होता है वो जलीय विलयन जो कैसा होता है आपका, लाल होता है, उसको कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और अम्लीय कैसा करता है, नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग समझिएगा पीएच वैल्यू, यानी कि ओवरऑल जितनी चीजों की आपकी पीएच वैल्यू आप याद कर सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू आप याद करिएगा। जल का पीएच वैल्यू कितना होता, तो जल का पीएच वैल्यू कितना होता है आपका, 7 होता है, ठीक है। ऐसे मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता, ठीक है, 7 से लेके 7.8 होता है। अगर ओवरऑल बात करें तो आपका 7.4 होता है,
कितना होता है 7.4 होता है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल अगर 7.4 होता है तो अगर पीएच वैल्यू 0.2 पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू का मान +2 बढ़ जाता है तो मानव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगर रक्त में पीएच वैल्यू 0.2 बढ़ जाती है, अगर रक्त में पीएच वैल्यू 0.2 बढ़ जाती है तो मानव जीवन यानी कि जो मानव होता है उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। रक्त में पीएच वैल्यू 2 बढ़ने पर, 2 नहीं यानी कि 0.2 बढ़ने पर अगर पीएच वैल्यू का मान ओवरऑल हमारा मान करिएगा 7 से लेके 7.8 है, एवरेज अगर निकाले तो 7.4 के अंतर्गत आता है। तो अगर इसमें 0.2 पीएच वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो पीएच वैल्यू कितने बढ़ने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, 0.2 पीएच वैल्यू बढ़ने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, नीला। इसका आंसर क्या होगा, नीला। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको क्लियर चमक रहा होगा एकदम। ठीक है, ओके, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होगा, वीडियो समाप्त होने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ताप रोधक के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका प्रयोग ताप रोधक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पोटेशियम नाइट्राइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है। तो पोटेशियम नाइट्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है KNO3। क्या फार्मूला होता है, KNO3। प्रश्न है किसके उपचार में नहीं किया जाता है। ठीक है, गन पाउडर के निर्माण में बिल्कुल किया जाता है पोटेशियम नाइट्राइड का उपयोग। ठीक है, नहीं किया जाता है। संवेदनशील दांतों में के लिए टूथपेस्ट के निर्माण में, जो संवेदनशील धातु के लिए होता है बिल्कुल होता है। रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में बिल्कुल किया जाता है। तो टूथपेस्ट में झाग अभिकर्ता के रूप में, यही आपका आंसर है यानी कि डी, इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है एकदम। ठीक है, KNO3 याद है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो बताइए, गोल्ड है, फ्लोरीन है या सीजियम है। ठीक है, अब देखिएगा क्रियाशील, गोल्ड की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। ठीक है, अब आघात वर्धनीय क्या होता है, आघात यानी कितना भी मारो ये टूटे ना, कितना भी मारो इसके चोट ना लगे, ये टूटे ना, है ना। बनना है तो सोने की तरह बनिएगा, कितना भी मारो इसे टूटे ना, इसको कहते हैं आघात वर्धनीय। यानी किसी धातु को कितना भी पीटो और वो टूटे ना, उसको कहते हैं आघात वर्धनीय धातु कहते हैं। आघात वर्धनीय धातु की बात करेंगे तो देखिएगा आघात वर्धनीय धातु होती है प्लेटिनम। क्या होती है, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी एक आघात वर्धनीय धातु है। जिनके आभूषण बनाए जाते हैं जैसे चांदी भी हो सकती है आघात वर्धनीय, लेकिन सबसे अधिक आघात वर्धनीय गोल्ड और प्लेटिनम ही होते हैं। गोल्ड होते हैं और क्या होते हैं, प्लेटिनम होते हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे तो है तो आपकी सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। क्या है, अधातु है। ठीक है, अधातु तत्व है। तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, सीजियम।
सबसे अधिक क्रियाशील क्या है भाई मेरे, तो सबसे अधिक क्रियाशील है आपका सीजियम। ठीक है, याद रखिएगा, देखिएगा एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं और एक एक पॉइंट आप समझिएगा। ठीक है, वायुयान के संचार उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वायुयान के संचार उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। वायुयान की बात करेंगे, अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा लें और प्रश्न थोड़ा सा बर्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ले चलें, तो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल किस यान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में पाते हैं, क्योंकि समताप मंडल जो होता है वो आपके मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। तो समताप मंडल जो होता है वो आपके मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसीलिए वायुयान को कहाँ उड़ाते हैं, समताप मंडल में हम उड़ाते हैं। वायुयान की बात करेंगे तो वायुयान को संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान का संकेत देने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वायुयान को संकेत देने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, पहले हीलियम भरी जाती थी, अब क्या भरी जाती है, अब आपके नाइट्रोजन भरी जाती है। आपके पेपर में आता है तो आप लिखिएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो आपके वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ठीक है, प्रश्न है कि कौन सा प्रयोग करते हैं, चलिएगा बताइएगा कौन सा प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, कौन सा प्रयोग करेंगे, तो नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम अगर बात करेंगे तो विद्युत के निर्माण में, यानी कि वैद्युत हीटर के जो तार बने होते हैं, वैद्युत हीटर के जो तार बने होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, फास्फोरस फास्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। ठीक है, के लिए संचार उपकरण के लिए तो वायुयान जो होते हैं वो आपके इस धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, सही बताना है कि सही कौन कौन से हैं, देखिएगा कौन सा बताना है, सही सही बताना है। साइट्रिक अम्ल चमकदार नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, बिल्कुल ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सेट्रिक अम्ल चमकदार नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। बोरिक अम्ल कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ठीक है, हमारे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है आपके एकदम सही है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अच्छा साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, नींबू में। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, ठीक है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ओके, दूध में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड पर आपके पाया जाता है। सेब में बात करेंगे मैलिक एसिड। ठीक है, लिख लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलिक एसिड। ठीक है, ये आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा है, बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में मेथोनिक एसिड या फार्मिक एसिड, क्या लिखेंगे, फार्मिक एसिड। ठीक है,
फॉर्मिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अभी और भी हम क्लासें पढ़ेंगे ना, 300 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। याद रखिएगा 20 क्लासें कम से कम लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे हम। ठीक है, साइंस आपका कभी छूटेगा नहीं, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने एक बार तैयारी की है और आपको बार बार नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स नहीं, फिर आप वीडियो देख के ही आपका काम चल जाएगा। रिटन नोट्स के लिए मैंने आपको बताया है कहाँ आपको जाना है, इस नंबर पर जाना है जो ऊपर आपका नंबर दिख रहा है, और यहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर दी जाएगी, वो भी हैंड राइटिंग में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है? कौन सी धातु ऐसी है? ठीक है, बताइएगा कौन सी धातु ऐसी है, तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, या टिन हो गया। अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन के साथ क्या प्रश्न है कि केवल अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं, ये पूछा गया। आयरन भी करते हैं आपके, कैडमियम भी करता है, कोबाल्ट भी करता है, और आपका टिन भी करता है। टिन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो टिन का परमाणु क्रमांक है 50। कितना है परमाणु क्रमांक? 50 है। बात करेंगे कोबाल्ट के परमाणु क्रमांक कितने हैं आपके? 27। कैडमियम का 48 परमाणु क्रमांक है। और आयरन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो आयरन का परमाणु क्रमांक है 26। तो आप लिख सकते हो ये आपके क्या है? परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है आपके। ठीक है, और ये पेपर में आपके बहुत आते हैं, आपका ऐसे मैचिंग करनी है। देखिए मैंने आपको लिए नया प्रश्न बना दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक गलत है। इसके बाद में दो और होते हैं आपके, एक तो आपका लेड होता है, चलिएगा इधर ही लिख लेते हैं। एक तो आपका लेड होता है और एक आपका निकेल होता है। मैं लेड का परमाणु क्रमांक आपको बता देता हूँ 82। निकिल का परमाणु क्रमांक आप लोगों को बताना है कि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के सभी। तो निकिल का परमाणु क्रमांक आप लोगों को बताना है कि वो कितना होता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जो। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थित दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का उसके परम ताप के समानुपाती होता है? तो परम ताप के समानुपाती होता है किस ताप पर होता है? ठीक है, आवोगाद्रो के नाम से, लिसाको के नाम से, चार्ल्स के नियम पर। कौन सा नियम? यानी कि चार्ल्स का नियम। ठीक है, किस नियम पर? आपके चार्ल्स के नियम पर ऐसा होता है। ठीक है, किस नियम पर होता है? तो चार्ल्स के नियम पर ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर आपको याद होगा ये मैंने आपको कल पढ़ाया था हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं हाइड्रोजन। चलिए आज पूरी बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है आपका? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1। ठीक है, हाइड्रोजन की खोजकर्ता की अगर बात करेंगे तो हेनरी कैविडिस ने इसकी खोज करी। आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट्स है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो किसका परमाणु क्रमांक है आपका? 1। ठीक है, परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे तो आवर्त सारणी का प्रथम एलिमेंट्स है, परमाणु क्रमांक है 1। वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? आपका हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है। इसे आवारा तत्व अनाथ तत्व की श्रेणी में रखा गया है। आवर्त सारणी में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। आवर्त सारणी को किसने दिया था? आवर्त सारणी को मेंडेलीव ने दिया था। किसने दिया था? मेंडेलीव ने दिया था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से कि जो हेनरी कैविडिस हैं इन्होंने खोज करी थी, इन्होंने कहा था कि 1H1 3 समस्थानिक होते हैं, 1H2 और 1H3। आप देखोगे इनके सब परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है ये परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है? परमाणु भार है। ये क्या है? परमाणु भार है। ठीक है, ये परमाणु भार है और ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आप लोगों को इतनी तो बात पता होगी, ये परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1s1, प्रश्न है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो देखिएगा इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसमें आपका प्रोटॉन नहीं है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ट्रिटिकम, ट्रिटियम। ठीक है, इसे ट्रिटियम बोलते हैं। ओके, अब इतनी सी बात हम मानेंगे, ये बात और ये बात। ठीक है, इतनी बात हमने डिसाइड करी, इसका आंसर हमारा निकला प्रोटियम। अब प्रश्न ये भी नेक्स्ट ईयर बन सकता है कि भाई किसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा तत्व बताइएगा जिसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? दो होती है। तो आपका क्या होगा? ट्रिटियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम संभारिक कहते हैं। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या होता है? ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी आपका होता है, जिसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उपयोग की अगर बात करेंगे तो देखिएगा वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपके हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन, और इतना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा है। ठीक, दूसरा पॉइंट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या नाम से जानते हैं? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसे नीला कशिश नहीं है? कौन सा नीला कशिश नहीं है? ठीक है, बताइएगा कि भाई नीला कशिश कौन सा नहीं है। ठीक है, नीले कशिश का उपयोग कौन सा नहीं है? कवकनाशी के रूप में। पहले तो हम यही पूछेंगे कि नीला कशिश आखिर होता क्या है। तो नीले कशिश की बात करेंगे, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, या हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला कशिश के नाम से जानते हैं, CuSO4। ठीक है, इसे हम जानते हैं। ओके, इसे हम जानते हैं। तो कवकनाशी के रूप में बिल्कुल, कीटनाशी के रूप में बिल्कुल, बैतूल सेल के लेपन में बिल्कुल। ठीक है, तो किसमें नहीं किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों उपयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, करें पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेड आपका यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क है। तो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है पिच ब्लेड, जिसका फार्मूला होता है U3O8। तो ये आपके पिच ब्लेड का एक फार्मूला है। यूरेनियम की बात करेंगे, यूरेनियम को एलो केक के नाम से जानते हैं, यानी कि पीले केक के नाम से जानते हैं यूरेनियम को। ठीक है, सबसे पहले यूरेनियम भारत में ही पाया जाता है। भारत की जादूगोड़ा की खानें, भारत की जादूगोड़ा
जाडूगोडा की खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कि खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। और विश्व स्तर पर बात करेंगे तो विश्व स्तर में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम का उत्पादन होता है। कजाकिस्तान में यूरेनियम का उत्पादन होता है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम होता है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक ललितपुर जिले में यूरेनियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कजाकिस्तान में सबसे अधिक होता है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में सबसे अधिक होता है। भारत में जादूगोडा की खाने प्रसिद्ध हैं और जादूगोडा की खाने आपके झारखंड में है। कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। ठीक है, जादूगोडा की खाने आपके कहाँ पर है? झारखंड में। बात करेंगे थोरियम, कल हमने पढ़ा था, कौन सा अयस्क है? मोनोजैक, थोरियम का अयस्क है। मरकरी की बात करेंगे, पारा, पारे की बात करेंगे, सीनेबार किसका अयस्क है? ठीक है, सीनेबार किसका अयस्क है? आपके तांबा यानी कि मरकरी का अयस्क है। क्या जिंक का आप बताओगे? तो जिंक का आपके हवाले है, आप किसका आंसर देते हैं? जिंक का। यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। जिंक का आपको बताना है। सीनेबार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जिंक का ना बताकर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, शीशे का अयस्क। शीशे का अयस्क है गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का। उसके बाद एल्यूमिनियम का अयस्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। वेरी गुड आंसर। ठीक है, जिसने भी दिया है, फिलहाल मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। जिंक को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई जिंक का आंसर, तभी तो हमें पता चलेगा आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, तो जादूगोडा की खाने आपकी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चल, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, क्रोम, वैनेडियम, स्टील के निर्माण में निम्नलिखित किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? आयरन का किया जाता है, क्रोमियम का किया जाता है, मैग्नीज का किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है? कॉपर का नहीं किया जाता। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। कितना होगा? 29। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के परमाणु क्रमांक आपको आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तत्वों की खोजकर्ता भी याद होने चाहिए, क्योंकि खोजकर्ता के लिए भी प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यौगिक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, यही राइट आंसर है हमारा। पोटेशियम नाइट्रेट आतिशबाजी में, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कौन सा आंसर होगा हमारा? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आंसर हमारा होगा सिल्वर नाइट्रेट। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित है नेत्रदान कर सकता है। एक व्यक्ति जो किससे पीड़ित है और नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह से, हेपेटाइटिस से, जल भीति से, या ल्यूकेमिया से? अगर मधुमेह दिवस की बात करेंगे तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को बनाते हैं, आपके दिवस भी आते हैं पेपर में। और आपका ल्यूकेमिया दिवस 4 सितंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं ल्यूकेमिया दिवस? 4 सितंबर को ल्यूकेमिया दिवस बनाते हैं। प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो किससे पीड़ित हो सकता है? नेत्रदान कर सकता है, यानी कि वह रोग जिसमें समस्या नहीं होती शरीर को। तो क्या मधुमेह? अगर मधुमेह की बात करेंगे तो मधुमेह क्या होता है? मधुमेह होता है अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो शरीर में इंसुलिन की कमी, यानी कि मधुमेह को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह हो जाता है। और मधुमेह हो जाता है तो देखिएगा, जब मधुमेह हो जाएगा तो इंसुलिन की कमी होगी, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय कोशिकाओं में, पैनक्रियाज। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज में, राइट। तो इंसुलिन का निर्माण जब पैनक्रियाज में होता है, ठीक है, जब इंसुलिन कहाँ बनेगा? पैनक्रियाज में बनेगा भाई मेरे।
याद रखिएगा, इंसुलिन क्या बनेगा, पैनक्रियाज में बनेगा बीटा कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा पैनक्रियाज में बनेगा। ठीक है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा पैनक्रियाज में बनेगा। और इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो अंडाशय की कोशिकाओं में होता है, नहीं कि पैनक्रियाज में होता है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स हुआ। फिर इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स हुआ, और इंसुलिन की खोज किसने करी, बेटिंग व बेस्ट ने की थी। बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, इसको याद रखिएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, और इंसुलिन की खोज जो की थी वो बेटिंग व बेस्ट ने की थी। अगर मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन का कम उत्पादन होगा, तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन की अगर अधिकता हो गई, अगर इंसुलिन की अधिकता होगी तो कौन सा रोग होगा, हाइपर ग्लिसीमिया। अगर कमी से कोई रोग होता है तो अधिकता से भी तो रोग होगा। अगर कमी से रोग हो रहा है तो अधिकता से भी तो रोग होगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है, अधिकता से होता है। इंसुलिन की कमी हुई तो अग्नाशय कोशिकाओं ने इंसुलिन का निर्माण करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, निर्माण करना बंद कर दिया। जब निर्माण करना बंद कर दिया तो कमी हो गई। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि इंसुलिन क्या है, तो भाई इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में अग्नाशय कोशिकाओं में होता है। किसने खोज करी, बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसने खोज करी, बेटिंग व बेस्ट ने खोज करी थी इंसुलिन की। और इंसुलिन से शरीर में कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, नेत्रदान कर सकता है। कौन व्यक्ति कर सकता है, अगर मधुमेह से व्यक्ति पीड़ित है तो वो नेत्रदान कर सकता है। और नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कार्निया। ये भी लीजिए, नया प्रश्न बन गया। तो कौन सा दान किया जाता है, कार्निया दान किया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस जो होता है वो मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है, एक रक्त को प्रभावित करता है। तो एक रक्त के बारे में सुनिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, एक रक्त। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, एक रक्त मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ल्यूकेमिया दिवस हो गया, कैंसर का एक प्रकार है ल्यूकेमिया। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मधुमेह होगा। राइट आंसर क्या होगा, मधुमेह होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मधुमेह होगा। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका मधुमेह होगा। निम्नलिखित में से किस रोग के संचरण का तरीका जल तथा वायु दोनों होते हैं। तो किस रोग के संचरण का तरीका जल तथा वायु दोनों होते हैं। हेपेटाइटिस ए से एक रक्त होता है, पोलियो होता है, टाइफाइड होता है, अतिसार होता है। जल तथा वायु दोनों से होता है। कौन सा होता है आपका, पोलियो। ठीक है, पोलियो की खोज के लिए दो व्यक्ति होंगे रिस्पॉन्सिबल, एक तो जोनास साल और एक आपके अल्बर्ट साबिन। ठीक है, दो व्यक्ति आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोलियो का टीका दिया था, और इन्होंने क्या करी थी, ओरल पोलियो की खोज की थी। ठीक है, मौखिक पोलियो की खोज की थी। तो जल तथा वायु के द्वारा ऐसा कौन सा रोग होता है जो दोनों होता है, यानी कि पोलियो। राइट आंसर क्या होगा हमारा, पोलियो। ठीक है, टाइफाइड नहीं होता हमारा। ठीक है, क्षय रोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, सुमेलित नहीं है। ओके, विटामिन बी, बेरी, विटामिन B3, प्लेग्रा B5, प्रेस्टेसिया, विटामिन B9,
अष्टि मधुरता। विटामिन B1 की बात करेंगे, केमिकल नेम की बात करेंगे तो क्या होता है आपका थायमीन। क्या होता है थायमीन। विटामिन B3 की बात करेंगे, B3 की बात करेंगे तो नियासिन। क्या होता है नियासिन होता है। ठीक है, B3 की बात करेंगे तो क्या होता है आपका नियासिन होता है। ठीक है, अगर B5 की बात करेंगे तो पेंथोनिक एसिड होता है। क्या होता है पेंथोनिक एसिड। ठीक है, पेंथोनिक एसिड। पेंथेनिक एसिड होता है। विटामिन B9 की बात करेंगे तो फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन B9, लेकिन विटामिन बी से बेरी बेरी बिल्कुल ठीक है। विटामिन B3 से प्लेग्रा होता है, ये भी ठीक है। विटामिन B9 ना होकर आपका जो अष्टि मधुरता होगा वो विटामिन डी की कमी से होगा। विटामिन डी की कमी से होगा। विटामिन डी का नेम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। विटामिन की अगर बात करेंगे, विटामिन को किसने खोजा तो कैसिमिर फंक ने खोजा था। कैसिमिर फंक ने खोजा था। और विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, उसके बाद E, D, E, K। ठीक है, ये वसा में। ठीक है, याद रखिएगा ये किस बेस पर है तो ये आपके वसा में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। आप लोग जितने भी विटामिन बचे हैं उन सभी का नाम याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो विषाणु की वजह से नहीं होता है, ऐसा कौन सा रोग है भाई मेरे, विषाणु की वजह से नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा आपके पास में 3 पॉइंट होते हैं। एक तो जीवाणु होता है, फिर विषाणु होता है और आपके प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, क्या होता है प्रोटोजोआ। तो इसमें सबसे घातक रोग कौन से होते हैं, तो सबसे घातक रोग वही होते हैं जो आपके विषाणु से फैलते हैं, जो आपके वायरस से फैलते हैं। वायरस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विषाणु को वायरस के नाम से जानते हैं। वही रोग जो सब विषाणु। ठीक, फिर प्रोटोजुआ हो गया, फिर आपका जीवाणु हो गया। जीवाणु की खोजकर्ता की बात करेंगे, किसने करी, लुईवेन हॉक ने। लुईवेन हॉक ने खोज करी किसकी, जीवाणु की। विषाणु की खोज करी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने खोज की। और प्रोटोजुआ को किसी ने खोजा नहीं, लेकिन प्रोटोजुआ को जब खोजा गया रोनाल्डो रॉस के द्वारा खोजा गया, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ये 3 होते हैं। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, विषाणु। जैसे कोविड अभी आया था तो आपके विषाणु में आया था। ठीक है, वायरस जनित रोग था। वायरस क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पास आप बैठोगे तो आपका एक संक्रमित रोग है, आपको भी हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से रोग का संचरण क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। पेंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पेंडेमिक कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा और अगर बात इसमें करें, ठीक है, अगर हम इसकी और बात करें तो यहां से देखिएगा, जैसे आपके पास दो रोग होते हैं, डेंगू और मलेरिया। कौन से दो रोग होते हैं, डेंगू और मलेरिया। आपने सुना होगा, एक तो आपने डेंगू सुना होगा और एक आपने मलेरिया सुना होगा। दोनों मच्छर के काटने से होते हैं। दोनों किसके, मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन डेंगू किसके काटने से, मादा एनाफिलिस, ठीक है, या एडीज एनाफिलिस। और डेंगू किससे होगा, मादा एडीज के काटने से। किससे होगा, मादा एडीज के काटने से। लेकिन डेंगू जो है आपका एक ऐसा है विषाणु जनित है। और जो आपका मलेरिया है ना, वो कैसा है, तो वो आपका प्रोटोजुआ है। वो कैसा है आपका, प्रोटोजुआ जनित रोग है।
ठीक है, वो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसको याद रखिएगा। डेंगू और मलेरिया में क्या होता है, अंतर होता है आपका। डेंगू क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, इसमें अंतर होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं, ये भी प्रश्न आता है। विषाणु जनित कौन सा होता है, इवानोव्स्की ने, लुबेनाग ने जीवाणु की खोज की। ठीक है, इन सभी से प्रश्न हमारा बनता है पेपर। खसरा बन रहा है, चिकन पॉक्स बन रहा है, फ्लू बन रहा है, एक क्या है, जल जनित रोग है, ऑप्शन नंबर है जा। ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न भी हमारे बनते हैं और ऐसे प्रश्न आपके आगे भी बनते रहेंगे। मलेरिया, मलेरिया शरीर में होगा तो कौन सा रोग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, प्लेहा स्प्लेन। ठीक है, स्प्लेन आपका क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारे इतने सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है पहले, फिर आपको नोट्स बनाकर बिल्कुल रटना है। यही आपको चलता है, यही आपको करना भी है और यही आपकी क्लासें भी हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपकी क्लासें भी हैं। आरुचि तंत्रिकांश संबंधित है किससे, मांसपेशियों से, कान से, मस्तिष्क से, या इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क, मस्तिष्क की अगर बात करेंगे, मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है, पुरुषों में अगर बात करेंगे और महिलाओं में कितना होता है, तो पुरुषों के मस्तिष्क का जो वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम और महिलाओं में कितना होता है 1350 ग्राम। कहते नहीं है कि भाई लड़कियों में दिमाग क्या होता है, कम होता है, लड़कियों में क्या होता है, दिमाग कम होता है। ठीक है, ये हम लोग नहीं कहते, ये क्या कहता है, साइंस कहता है, लेकिन साइंस की भाषा को हमने अपना लिया। तो लड़कियों में क्या दिमाग सच में कम होता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा, क्या आपको पता है कि लड़कियों में कितना दिमाग होता है? बिचारियों में 50 ग्राम कम होता है। कितना होता है? 50 ग्राम कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, मस्तिष्क में एक रोग होता है जिसे कहते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग 40 वर्ष के बाद में होता है। कहते नहीं है कि बुढ़ा क्या हो गया, सटिया गया। क्या होता है, बुढ़ा क्या हो गया, सटिया गया। तो अल्जाइमर क्या होता है, भुलक्कड़पन की बीमारी होती है। अल्जाइमर जो होती है वो भुलक्कड़पन की बीमारी होती है, यानी कि भूल जाता। अरुचि क्या होता है, वजन के डर से ग्रसित रहता है, यानी कि व्यक्ति का वजन ना बढ़ जाए, इसलिए जो रोग होता है जिससे पीड़ित होता है, आरुचि तंत्रिका से पीड़ित होता है, कि व्यक्ति जो होता है अपने वजन बढ़ने की दर से, वजन बढ़ने के डर से ग्रस्त रहता है, इसलिए उसको रोग होता है। तो ये भी किससे संबंधित होगा, मस्तिष्क से ही संबंधित होगा। और मस्तिष्क में ही रोग होता है जिसको कहते हैं अल्जाइमर। क्या कहते हैं उसको हम, तो उसको हम कहते हैं अल्जाइमर रोग भी कहते हैं। अल्जाइमर दिवस की बात करेंगे तो 21 सितंबर को अल्जाइमर रोग दिवस मनाया जाता है। तो अल्जाइमर की भी संबंधित किससे बीमारी है, आपके मस्तिष्क से बीमारी है। ठीक है, अल्जाइमर की भी किससे बीमारी संबंधित है, आपके मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, खाने योग्य भाग और पौधा, खाने योग्य भाग और पौधा। ठीक है, तो भाई ये वाला प्रश्न जो है ना चेंज हो गया है, खाने योग्य भाग वाला प्रश्न दूसरा रहा होगा, ये तो अध्ययन है। ठीक है, तो प्रश्न भी चेंज कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, मार्कोलॉजी पादप जीवों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन होता है। क्या होता है, चींटियों का अध्ययन। ठीक है, चींटियों का अध्ययन होता है। क्या होता है, आपके चींटियों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका यही है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन होता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन होता है, पक्षियों का एंथ्रोलॉजी होता है। तो प्रश्न लिख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही वाली पीडीएफ आप लोग डाउन करिएगा। ठीक है, डाउनलोड करिएगा तो आप लोग इसी से एकदम सटीक आंसर निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस वाले को हटा दो। यहाँ पे क्या लिखना है, चींटियों का अध्ययन। क्या लिखना है, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या होगा, ठीक है, मोरिकल्चर, शहतूश की खेती। शहतूश की खेती क्या कहते हैं, मोरिकल्चर।
गलत विकल्प का चयन करना है, बिल्कुल ठीक है। पोमोलॉजी, फलों की कृषि, बिल्कुल ठीक है। ओलेरीकल्चर, जैतून की कृषि, क्या होता है, सब्जियों की खेती। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों की खेती, ठीक है, क्या होती है, सब्जियों की खेती होती है, याद रखिएगा। हेलीकल्चर, घोंगे की खेती, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर है, डी एकदम राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आज की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है, ये हमारी क्लास नंबर 2 थी। इसके बाद हम लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम या विभिन्न एग्जामों की जो भी सीरीज है उसके लिए आपके लिए 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर और आपकी 15-20 वीडियो में आपकी साइंस को पूरी कंप्लीट कर देंगे, तीनों साइंसों को कंप्लीट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट होने वाला है आपके लिए एक नया सेगमेंट जिसे कहते हैं लूसेंट बुक। कौन सी बुक आपके लिए, लूसेंट की बुक, वो भी ऐसी क्लास जो आपने ना कभी देखी होगी और ना कभी आपने सुनी होगी, ठीक है। गिफ्ट चाहिए है तो आप लोग हमें भेजिएगा, उपहार मिलेगा आपको आपके घर पर, आपके एड्रेस पर, ठीक है। आप जुड़िएगा, क्वेश्चन हमारा, आंसर आपका, और आपको मिलेगा एक 100% वाला उपहार, ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। और हम आपको बताएंगे कि आपका एक क्विज कब होने वाला है, ठीक है। उसके नाम भी नोट किए जाएंगे, उसका एड्रेस भी नोट किया जाएगा और आप लोग हमें कॉल भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन ले पाता है ज्ञान जीएस की तरफ से पहला प्राइज, कौन ले पाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।